तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऐसे मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आए वो एक स्केलर क्वांटिटी अगर होती है तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर दो वेक्टर्स की ऐसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे प्रोडक्ट लें कि जो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है वो वेक्टर अगर क्वांटिटी होती है तो तब हम दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वो इसलिए कि जब हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम डॉट लगा देते हैं, इसलिए इस डॉट के कारण डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं तो वहाँ पे बीच में क्रॉस लगता है, ठीक है। वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है बच्चों, एक वेक्टर बी है। दोनों के बीच एंगल क्या है? थीटा है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है? स्केलर प्रोडक्ट करना है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं बच्चों। तो बेटे ऐसा है कि ए डॉट बी हो गया आपका, ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया? पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर बी इस दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच जो एंगल थीटा है उसके कोसाइन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कॉस से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को सिंपली हम ए कह सकते हैं, वेक्टर बी को बी कह सकते हैं। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हम सिंपली बी कह सकते हैं। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को सिंपली हम क्या कह सकते हैं? ए। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया, कॉस थीटा हो गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए, ये वाला मैग्नीट्यूड ए हो गया और बी कॉस थीटा को हमने दूसरे ब्रैकेट में बेटा ले लिया, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर देते हैं अगर ऐसे हैं, तो बी का इस तरफ ये जो कंपोनेंट होगा, ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा? बी कॉस थीटा। बच्चों मैंने बताया था कि वो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस होता है, अगर इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा? बी साइन थीटा होगा। तो बी का इस तरफ थीटा के लांग जो कंपोनेंट होगा वो बी कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे a इंटू बी कॉस थीटा का मतलब है कि ये वेक्टर a है, इसका तो आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, और वेक्टर b का वेक्टर a के लांग, वेक्टर b का वेक्टर a के लांग जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ओके, a क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड वेक्टर a का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई है, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। तो बी का ए के अलोंग कंपोनेंट क्या है? बी कॉस थीटा, ऐसे कह दो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए है, इसको बच्चों हम लोग वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलोंग प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलोंग, इसके अलोंग, इस डायरेक्शन में, इसका वेक्टर बी का ए के अलोंग का प्रोजेक्शन कितना है? बी कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो बी का ए के अलोंग जो प्रोजेक्शन है वो क्या है? बी कॉस थीटा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे बच्चों हम लोग कि सबसे पहले मेन प्रॉपर्टीज है आपकी, प्रॉपर्टीज में 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद इन 4 प्रॉपर्टीज से ही नई चीजें निकलेंगी, उसको हम नोट में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। किसको ओबे करता है? बी डॉट ए कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब वो होता है बेटा, लॉ ऑफ कम्यूटेशन कह दो या कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है सिंपल, जैसे 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 है ना, तब भी 2 इंटू 3 भी 6 होगा, 3 इंटू 2 भी 6 होगा। तो मतलब ये एक्सचेंज कर सकते हैं नंबर। ऐसे ही जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर का तो उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आइदर यू से ए डॉट बी और बी डॉट ए, सेम मीनिंग है, वन थिंग। सेकेंड थिंग है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। जैसे ए डॉट बी प्लस सी है अगर आपका, तो पहले ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों।
ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट बेटा। तो ये कौन सा लॉ ओबे करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा बेटा। तीसरी चीज ये है कि अगर वेक्टर ए को ए के साथ ही इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लिया जाए, आपको पता है कि कोई जैसे वेक्टर ए है और ये भी क्या है, दूसरा भाई वेक्टर ए है, जैसे 10 न्यूटन फोर्स, एक 10 न्यूटन के फोर्स जो है ना, 10 न्यूटन के दो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब वो सेम क्या है, सेम वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए सेम डायरेक्शन में, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। और वेक्टर ए और वेक्टर ए वो सेम वेक्टर हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर हैं, इनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो cos 0 कह देंगे। ये चीज दो बार है तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। cos 0 पता ही है आपको कितना होता है, 1 होता है बेटा। cos 0 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई वही रहेगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कोई चेंज नहीं। तो आइदर यू से वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर या सिंपली आप ए स्क्वायर भी कह सकते हो। आपको याद होगा मैंने बताया था कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ए कह सकते हैं, तो हमने इसको क्या कह दिया, ए स्क्वायर कह दिया। फोर्थ थिंग ये बेटे कि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन ए डॉट बी कितना होगा। बेटा ऐसा है कि अगर ये सपोज करिए कि वेक्टर ए है ना, और ये वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, ए और बी के बीच 90 डिग्री बन रहा है। तो देन ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू दोनों के बीच एंगल कितना है, cos 90। cos 90 क्या होगा, 0 किससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं, इनके बिहाफ पे हम बाकी प्रॉपर्टीज अभी करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। तो 5वीं जो नोट में लिखेंगे हम लोग, और नोट में जो प्रॉपर्टीज करने वाले हैं हम, वो इन 4 प्रॉपर्टीज से ही हम जनरेट करेंगे, डिड्यूस करेंगे प्रॉपर्टीज, निकालेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है कि नहीं। तो 5वां क्या है कि आपको ये बच्चों पता होगा कि जैसे कि ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या आपका जेड एक्सिस है बच्चों। तो आपको पता होगा कि यहां पे एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका आई कैप, और वाई के लॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका के कैप होता है बच्चों। ठीक है, तो आई डॉट जे, आपको पता है कि आई और जे के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ऐसे ही जे और के बीच कितना बन रहा है, 90 डिग्री। आई कैप और के कैप के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये सारे आई कैप, जे कैप, के कैप जो यूनिट वेक्टर हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रिस्पेक्टिवली, इनके बीच कितने एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे बच्चों हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आई डॉट जे मान लो अगर है, तो पहले आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर क्या होगा जे कैप का मैग्नीट्यूड, फिर इनके बीच जो एंगल है वो cos 90। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी की अभी क्या डेफिनेशन लिखवाई थी कि ए डॉट बी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दो वेक्टरों के स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। ए डॉट बी का मतलब पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इनके बीच जो एंगल है उसके कोसाइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई डॉट जे का करोगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच एंगल कितना आई और जे के बीच है 90 है, तो cos 90 क्या होगा, 0 होता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए तो क्या होता है, 1 होता है बच्चों। ठीक है कि नहीं। तो बेटा आई डॉट जे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप cos 90, क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होगा, 0। किसी भी यूनिट वेक्टर का आपको पता है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। कोई भी यूनिट वेक्टर हो, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा बच्चों। ठीक है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसे ही जे डॉट के क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे डॉट जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड cos 90, ये cos 90 क्या करेगा, 0 होने का कारण सबकी मल्टीप्लाई 0 कर देगा।
ऐसे ही के डॉट आई क्या हो जाएगा, ये भी इसकी वैल्यू क्या होगी, के का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड cos 90 क्या करेगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, आई का आई के साथ अगर हम डॉट कर दें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस 0। आई कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 cos 0 1 इक्वल टू कितना हो गया 1। ऐसे ही जे डॉट जे क्या होगा, मॉड ऑफ जे है ना, मॉड्यूलस ऑफ जे कैप इंटू कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे ही के डॉट के क्या हो जाएगा, के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम क्या कहते हैं कि सपोज करो बेटा कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू कितना हम कहते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है बेटा, और बी वेक्टर इक्वल टू कितना है आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है। देन A डॉट बी कितना होगा, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, A डॉट बी क्या हो जाएगा बेटा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट क्या होगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। A1 का B1 के साथ डॉट क्या हो जाएगा A1 B1 A1 आई कैप का इसके साथ, इसमें लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने जा रहे हैं हम लोग। तो A1 आई कैप का पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर ऐसे ही इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, ऐसे। तो कितने 9 टर्म आने चाहिए टोटल। तो A1 B1 और आई डॉट आई कह देना, प्लस A1 का B2 के साथ क्या होगा A1 B2 आई डॉट जे हो गया, प्लस A1 का B3 के साथ A1 B3 आई डॉट के हो गया। अब इसके बाद A2 का इसके साथ A2 B1 जे डॉट आई, A2 B2 जे डॉट जे प्लस A2 B3 जे डॉट के प्लस A3 की इसके साथ A3 B1 के डॉट आई प्लस A3 B2 के डॉट जे, A3 की इसके साथ क्या होगा A3 B3 के डॉट के। ठीक है, तो यहां पे देखोगे केवल ये वाला टर्म सरवाइव करेगा, ये वाला टर्म सरवाइव करेगा मतलब बचेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे क्या होगा 1, के डॉट के क्या बताया था 1, लेकिन बाकी जो है ये जैसे आई डॉट जे इसकी वैल्यू क्या होगी 0, आई डॉट के 0, क्योंकि आई और जे के बीच 90 डिग्री होगा ना, तो आई डॉट जे 90 डिग्री होने के कारण क्या होगा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, अभी लिखवाया था मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 में। तो आई डॉट के ऐसे ही जे डॉट आई भी क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना, जे डॉट के क्या होगा 0 हो जाएगा, के डॉट आई क्या होगा 0 होगा, के डॉट जे क्या होगा 0, बाकी सारे 0 हैं, केवल ये रेड कलर वाले टर्म जो हैं वही केवल सरवाइव करेंगे, बचेंगे बच्चों। ठीक है, तो इन दैट वे क्या हो जाएगा आपका आई डॉट आई तो हो गया 1, तो ये क्या हो गया A1 B1, बाकी सब 0 हो गया, A2 B2 बचा, प्लस ये A3 B3 बचेगा। ठीक है, तो ये A डॉट बी इक्वल टू इतना आ गया बेटा। ठीक है, तो आप देखोगे कि A और B का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आया, A डॉट बी इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट में कि कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। अब हम लोग 8th जो है टू फाइंड एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच कैसे एंगल निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करके, कि जैसे वेक्टर ए है आपका और दूसरा वेक्टर बी है ना, इनके बीच जो थीटा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, आपने अभी देखा कि ए डॉट बी इक्वल टू, अभी ताजा ताजा आपने क्या कैलकुलेट किया था, a1b1 प्लस a2b2 प्लस क्या था, a3b3 था। ए डॉट बी को क्या कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना है बेटा, a1b1 प्लस a2b2 प्लस क्या है, a3b3 है बच्चों। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैंने बताया था कि जैसे कि कभी वेक्टर ए लिखा हो और ये a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप हो लिखा हुआ है ऐसे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, i कैप j कैप k कैप के क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे, a1 a2 a3, तो इनके स्क्वायर्स के सम के अंडर रूट के बराबर होगा ये। ठीक है कि नहीं, ये मैंने पिछले वीडियोस में करवा रखा है। ठीक है कि नहीं, वेक्टर ए है तो मॉड क्या होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ऐसे ही अगर मान लो वेक्टर बी अगर होता आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप अगर है मान लो, तो वेक्टर बी का मॉड क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा दिस विल गिव यू ए बी, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मॉड, ये नीचे भेज दो भाई, ए बी कॉस थीटा इतना है तो कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इधर भेज दो लेफ्ट में, है ना, हमने ये इधर इसको नीचे भेज दिया। तो अब क्या हो जाएगा ये आपका कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और वेक्टर बी का मॉड कितना होगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। आप सारे बच्चे कहोगे कि आपने वेक्टर की सारी इतनी थ्योरी करा दी और इनके एप्लीकेशंस कैसे करें, तो आपको स्केलर प्रोडक्ट कराने के बाद मैं वेक्टर प्रोडक्ट कराऊंगा और इसके बाद 50 क्वेश्चंस का एक ऐसा असाइनमेंट होगा जिसको करने के बाद आपको नीट है, जेई की जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो भी वेक्टर से रिलेटेड वो सारी हो जाया करेंगी, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट का वीडियो होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट होगा, जो मेरे ऐप पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, नीट फिजिक्स बाय नवीन तिवारी के नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको वो असाइनमेंट मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मैं पूरा डाल दूंगा इसके वीडियो पे। ठीक है बेटा, तो बेटा अब अगर सपोज करो कि cos थीटा इक्वल टू आपका ये आ गया था, ठीक है कि नहीं, अब सपोज करो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है कि नहीं, तो इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन ऑफ कोर्स थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, cos 90 इक्वल टू क्या होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, बच्चों अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। तो बेटे ऐसा है कि अगर एक cos 90 क्या होगा, cos 90 जीरो हो जाएगा तो जीरो की इससे मल्टीप्लाई क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 90 जो है बेटा ये हो जाएगा आपका जीरो, तो जीरो की इसकी वैल्यू जीरो होगी तो इस जीरो से इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, जीरो हो जाएगी। एंड दिस विल गिव यू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। मतलब अगर ये दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होती है उनकी, ये दो वेक्टर नॉर्मल हैं तो कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर वेक्टर ए एंड बी टू बी परपेंडिकुलर।
तो मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी क्या कंडीशन है कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग नाइन्थ प्रॉपर्टी करने वाले हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, वो एप्लीकेशन एक तरीके से, प्रॉपर्टी तो मेन 4 ही आपको दिख रही थी, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि सपोज करो नाइन्थ में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये 3D स्पेस में ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो x1 कामा y1 कामा z1 है, और दूसरा पॉइंट है आपका x2 कामा y2, ठीक है। ये b पॉइंट है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2 कामा z2 है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये OA वेक्टर है, इसको हम R1 वेक्टर कह देंगे, और इसका B का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका R2 वेक्टर है बच्चों। आपने A पे बॉडी रखी हुई थी, इस पे फोर्स लगाया कितना, F फोर्स लगाया, F न्यूटन, और बॉडी डिस्प्लेस हो गई A से B पे पहुंच गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S वेक्टर हो गया। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे आप लोग, कैसे वर्क डन निकालेंगे आप कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों आप। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो पहले बॉडी ए पे थी या पार्टिकल ए पे था, आपने फोर्स एफ लगाया और वो बॉडी जो है या पार्टिकल है वो ए से बी पे डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। आप इसमें ट्रायंगल ऑफ R1 वेक्टर है क्या, यहाँ पे R1 वेक्टर एक्चुअली x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और R2 वेक्टर क्या है आपका x2 i कैप है प्लस y2 j कैप है प्लस कितना है z2 k कैप, ठीक है। तो OA वेक्टर में अगर आप AB वेक्टर ऐड कर दोगे, OA वेक्टर में AB वेक्टर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका OB वेक्टर आ जाएगा। तो आपका जो AB वेक्टर है दैट इज क्या होगा, OB माइनस कितना होगा OA हो जाएगा। ये क्या यूज किया हमने, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। OA वेक्टर में AB वेक्टर ऐड किया, OB वेक्टर है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। मतलब पहले उड़ीसा टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू बॉम्बे, उड़ीसा टू बॉम्बे हो गया, ठीक है। तो AB वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर है, और OB वेक्टर क्या है आपका R2 वेक्टर है, और OA क्या है आपका R1 वेक्टर है बच्चों, समझे कि नहीं। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स क्या करोगे, F डॉट क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं। तो फोर्स तो है F, और ये जो S डॉट निकाला है S वेक्टर वो क्या है आपका R2 माइनस R1 कह देंगे, R2 माइनस R1 कह देंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका वर्क डन का ये फार्मूला आ गया आपका, ठीक है बच्चों। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं पावर कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन देंगे हम, ठीक है। किसी बॉडी पे फोर्स F लगाया, ओके, और वो बॉडी डिस्प्लेस होके यहां पे आ गई, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, S वेक्टर हुआ, एंगल कितना हुआ थीटा। यहां पे F जो है फोर्स F ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड है, थीटा भी क्या है कांस्टेंट है, एंगल मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक A से B पे बॉडी जब गई तो फोर्स, जैसे टॉय कार्ट नहीं होती, इसको पकड़ के पुल करते हो तो वो क्या होता है, फोर्स आप सेम फोर्स लगाते हो, सेम एंगल से वो डिस्प्लेस होती जा रही है बॉडी। तो यहाँ पे आप टॉय कार्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ये डिस्प्लेस हो गई बॉडी यहाँ से यहाँ तक। तो आपको पता है ये वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका FS cos थीटा होगा, ठीक है कि नहीं। इसमें F और थीटा दोनों कांस्टेंट है, ठीक। डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो d ओवर dt ऑफ क्या हो जाएगा आपका FS cos थीटा हो जाएगा बच्चों। FS cos थीटा आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो dw अपॉन dt क्या हो जाएगी, पावर। F और cos थीटा ये दोनों बाहर निकाल दीजिए, F cos थीटा होगा, अंदर क्या होगा ds अपॉन dt। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगी,
ds अपॉन dt हो गई आपकी f cos थीटा, ये हो गया v हो गया, यानी कि p इक्वल टू कितना हो गया आपका fv cos थीटा हो गया। और मजेदार बात ये है कि इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इसको कि पावर इक्वल टू क्या होगा f डॉट v, है ना, f डॉट v हो गया। आपको पता है कि फोर्स डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड f, v का मैग्नीट्यूड v, और f और v के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि पावर अगर कभी निकालनी है किसी फोर्स के ड्यू टू कितनी पावर जनरेट हो रही है, तो आप क्या करेंगे, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, ये वेक्टर ए है सपोज आपका, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के लॉन्ग चाहिए। अच्छा, बी का ए के लॉन्ग, बी का बेटा ए के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो तो होगा आपका बी कॉस थीटा के बराबर होगा। बी का ए के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, बी का ए के लॉन्ग कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, ओके, तो कंपोनेंट एलॉन्ग, अच्छा यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए क्या होगा, एलॉन्ग वेक्टर ए क्या होगा, ए कैप कह देंगे, और ए कैप वैसे किसके बराबर होगा, किसी वेक्टर को, वेक्टर ए है, इसको हम अगर उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है कि नहीं, तो इस वेक्टर ए को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो इसके लॉन्ग क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्या आएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा इसके लॉन्ग, ये इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर ए कैप। ठीक, अच्छा, तो क्या होगा कि कंपोनेंट ऑफ, और बेटर है कि हम इसको कहें वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है कि नहीं, क्या कहेंगे बेटा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, दैट विल बी इक्वल टू बी का स्केलर कंपोनेंट क्या है, बी कॉस थीटा, लेकिन ये तो स्केलर फॉर्म है। इस कंपोनेंट बी का स्केलर जो कंपोनेंट बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा बच्चों यहां तक है, देखो ये यहां से लेके यहां तक है, ये बी कॉस थीटा, और जो रेड कलर में है वो ए कैप है वेक्टर के लॉन्ग। ठीक है, तो बी का स्केलर वेक्टर ए के लॉन्ग कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो गया, और उसके लॉन्ग अगर इस ए कैप से यूनिट वेक्टर से हम क्या करें बच्चों, इस यूनिट वेक्टर ए कैप से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, है ना, तो क्या आ जाएगा, बी का स्केलर जो कंपोनेंट होगा वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। किसी वेक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें, है ना। तो बी कॉस थीटा मैंने बताया था, ए कैप कैसे निकालोगे, ये ए कैप कैसे निकाला था आपने, देखिए आप वेक्टर ए को डिवाइड कर दिया किससे, वेक्टर ए को डिवाइड किया उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया हमने, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे, आप एक तरीका तो ये हो गया। एक और मजेदार चीज ये भी है कि अगर हम इस वेक्टर ए को क्या कह सकते हैं, अच्छा बताओ, बी कॉस थीटा ए वेक्टर हो गया, ओके, नीचे तो ए है, अगर हम ए से नीचे मल्टीप्लाई कर लें और ए से ऊपर कर दें तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये ए बी कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी बन जाएगा आपका, है ना, ए डॉट बी बन गया, वेक्टर ए हो गया डिवाइडेड बाई ए, और ए क्या होगा, ए स्क्वायर कह दो, या आप कह सकते हो कि ए डॉट बी वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर कह सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 11 पॉइंट भी, 11th पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, और आपका स्केलर प्रोडक्ट अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में मिलेगा। उसके बाद 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट पूरा यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे, और उसे देखना नहीं भूलें। आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। आपका ये छोटा छोटा लाइक और ये जो सब्सक्राइब है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, और यही इसी तरीके से आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक करते रहे तो आप लोगों को पूरा 11th और 12th जो है ना, जेई और नीट लेवल का पूरा यूट्यूब चैनल पे मेरे थ्रू मिल जाएगा सारा बच्चों। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।